आइए पुनः हम लोग अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज के जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं, तो उसकी S12 सीरीज़ को लेकर मैं आपके सामने हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस को उसी दिन तैयार कर लेता हूँ, उसी दिन रट लेता हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चंस पाएंगे और आप इनको ब्रह्मोस मिसाइल की गति से टिक करते हुए चले आएंगे और आप अपने उस करियर, अपने उस गोल, अपने उस टारगेट को अचीव करेंगे। तभी जा कर के वास्तविक खुशी मिलती है। और आपके द्वारा किए गए कमेंट्स मेरी ऊर्जा का स्रोत है, जिसके दम पर मैं और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से आप लगे रहिए। दुनिया में कोई भी बालक पेट से पढ़कर नहीं आता है, जन्म से सीख कर नहीं आता है, वो यहीं आकर सीखता है। एकमात्र अपवाद भारत देश जरूर दुनिया का है जहाँ पर एक बालक ऐसा पैदा हुआ जो पेट से ही पढ़कर आया था। अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जो पेट से ही चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ना सीख कर आया था। इसके अलावा और कोई बालक दुनिया में ऐसा नहीं है जो माँ के गर्भ से ही सीख कर आता हो। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप इन क्वेश्चंस को रटते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपने क्या किया पास्ट में, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट और फ्यूचर आप अपना बेस्ट करेंगे और बहुत उन्नत पर जाएंगे। मुझे आप पर्सनली भी बहुत से बच्चे जानते हैं, तो वो जानते हैं मैं कभी किसी बच्चे में कोई खराबी नहीं देखता हूँ। प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति भगवान ने दी होती, गॉड ने दी होती है। आपको जागृत करने की आवश्यकता है और जागृत होइए। विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए बिना किसी भूमिका के हम लोग जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स में आया भी है और आने की संभावनाएं भी बहुत है। यूपी का पहला गिद्ध जटायु, वल्चर जिसे बोलते हैं, यूपी का पहला गिद्ध अथवा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर किस जिले में बनाया जा रहा है? महाराजगंज। महाराजगंज की तहसील फरेंदा, और कौन सा गांव है? गांव है भारी वैसी। भारी वैसी गांव, फरेंदा तहसील, महाराजगंज में इसका निर्माण किया जा रहा है। यूपी का पहला गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र है। और देश का जो पहला गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र बनाया गया था पिंजौर हरियाणा में। पहला कहाँ पर था? पिंजौर हरियाणा में भारत का। और यूपी का पहला कहाँ बन रहा है? महाराजगंज में, भारी वैसी गांव में। गलत नहीं करना है, इसको रट लीजिए। जटायु का नाम आपने सुना होगा महाभारत में, जटायु का नाम आपने रामायण में भी सुना है। गीधराज जटायु, माता सीता को जब रावण हल के ले जा रहा था, तो जटायु जानता था कि मैं रावण से नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और उससे भिड़ गया। तो उसी तरह आपको भी हार नहीं माननी है, कंटिन्यू लगे रहना है, सफलता निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसके बनने के चांसेस बहुत हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया। यूपी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री का भी पदभार ग्रहण किया है, या यूपी के ऐसे मुख्यमंत्री जो यूपी के साथ किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और यूपी में वो 3 बार सीएम रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, 1976 to 77, 84 से 85 और 88 से 89। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, साथ ही उत्तराखंड में 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। और उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि नारायण दत्त तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के भी सीएम रहे। चलिए एक और क्वेश्चन यूपी से ही है। यूपी की विधानसभा, असेंबली और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव स्टेट्स में कितने कितने मेंबर हैं? तो आप याद रखें कि यूपी विधानसभा में 403 सदस्य हैं, असेंबली में 403 है, जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। याद रखना अलग से भी आपको है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आ जाए, मैक्सिमम मेंबर ऑफ एनी असेंबली, तो अधिकतम मेंबर्स हो सकते हैं 500 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500, न्यूनतम 60 होंगे, मिनिमम 60 होंगे। हालांकि इसका अपवाद भी है, जैसे गोवा
सिक्किम में 32 हैं, गोवा में कम है, पुडुचेरी में 31। लेकिन जब तक सिक्किम, गोवा, पौंडीचेरी के नाम नहीं आएंगे और आपसे खाली ये पूछे कि न्यूनतम मेंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम तो आपको 60 ही करना है। और उसी तरह विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में न्यूनतम कितने होते हैं, 40 मेंबर, 40 मेंबर। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधान परिषद में, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3, मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 1/3 मेंबर ऑफ दिस असेंबली मेंबर्स। हालांकि जे.एन.के पहले अपवाद था जहां पर 36 थे, हालांकि अभी वहां पर विधानसभा विधान परिषद है ही नहीं, तो बात अलग है। यूपी में 100 विधान परिषद मेंबर हैं और विधानसभा के 403। गलत नहीं करना, एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकते हैं। विधान परिषद में न्यूनतम मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम उस राज्य की असेंबली का 1/3। वो जनजाति जिसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, जिसमें पॉलीगैमी प्रचलित है, जिसमें पॉलीएंड्री प्रचलित है, जिसमें बहुपति या बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, कौन सा है? तो उसका आंसर है जौनसारी। बार बार क्वेश्चन आता है जौनसारी, जिसमें पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, बहुपति बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। जौनसारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब्स है, सबसे बड़ी एसटी है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। जौनसारी के अलावा जौनसारी, टोडा में भी बहुपति प्रथा पाई जाती है, बहुविवाह प्रथा पाई जाती है। टोडा कहाँ मिलती है? टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाई जाने ट्राइब्स है। टोडा नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, और टोडा जनजाति में भैंस का विशेष महत्व है, बैफेलो कल्चर भी उनको कहते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान में मेंस में भी आया था। तो जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, नायर, इरावा, इन सब जनजातियों में बहुपति बहुपत्नी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री प्रथा पाई जाती है। इस बात को भी रख लीजिए आता हुआ क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन से लेते हैं ज्योग्राफी का। एल नीनो ये कहाँ बनता है? एल नीनो कहाँ से ओरिजिन होता है? तो आप ये जानते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, पूर्वी प्रशांत महासागर में इक्वाडोर और पेरू के पास इसका आविर्भाव होता है। और इससे आप जानते हैं कि जल के तापमान में असामान्य वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके बाद जब इंडिया में प्रवेश करता है तो भारत के जो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण भारत में सूखा भी आता है। यानी कि भारत में सूखे आने का एक कारण एल नीनो का भी होता है। एल नीनो बनता कहाँ है? ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, पूर्वी प्रशांत महासागर में इक्वाडोर और पेरू के पास, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया होते हुए जब इंडिया पहुँचता है तो भारत में ये मानसून को प्रभावित करता है, और जिससे भारत में सूखे की स्थिति बनती है। भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा होता है? साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। मोर देन 75 से अधिक रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और जो वापस लौटता हुआ मानसून होता है, लौटते हुए मानसून को हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और जाड़ों में यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है? तमिलनाडु, चेन्नई और पंजाब में। याद रखना इस बात को। और एल नीनो स्पेनिश भाषा का वर्ड है, और इसका अर्थ होता है लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, या इसी को क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, ईसा का बच्चा भी बोलते हैं। और एल नीनो का विपरीत होता है ला नीना। एल नीनो की उत्पत्ति होती है पूर्वी प्रशांत महासागर से, जबकि ला नीना की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी प्रशांत महासागर से, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से। और ला नीना का अर्थ होता है छोटी बच्ची, स्मॉल चाइल्ड या स्मॉल गर्ल्स, छोटी बच्ची। ला नीना भी स्पेनिश भाषा का वर्ड। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इससे भारतीय मानसून पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि मानसून को कमजोर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैगीनाट लाइन, मैगीनाट बाउंड्री का संबंध किन किन देशों से है? तो जो मैगीनाट रेखा है उसका संबंध फ्रांस और जर्मनी से है, फ्रांस और जर्मनी से। इसी तरह एक दो और देख लेते हैं। हैंडनबर्ग रेखा, जिनका संबंध बेल्जियम और जर्मनी से है, हैंडनबर्ग लाइन बिटवीन बेल्जियम एंड जर्मनी। और डूरंड लाइन भी पूछेंगे अगर, तो डूरंड सीमा रेखा किसके बीच है? आप ये जानते हैं डूरंड सीमा रेखा पहले इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। आज की डेट में डूरंड लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। और रेड क्लिफ लाइन आप सब जानते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा का संबंध
भारत और पाकिस्तान से है, जबकि मैकमोहन सीमा रेखा का संबंध बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन रेखा का संबंध भारत और चीन के से है, जबकि जीरो लाइन, शून्य सीमा रेखा, जीरो लाइन का संबंध इंडिया और बांग्लादेश से, भारत और बांग्लादेश से। एक और इसी में ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इसको नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38वीं समांतर रेखा का संबंध किससे है? 38वीं समांतर रेखा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंट में 0 आवर का समय क्या होता है? संसद में शून्यकाल का टाइम क्या होता है? तो बिटवीन 12 to 1 PM, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच के टाइम को हम 0 आवर कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। क्योंकि जो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर के ठीक बाद का समय आपका 0 आवर होता है, प्रश्नकाल 11 से 12 होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12, और उसके बाद का समय 12 से 1 आपका 0 आवर होता है, जिसमें अवलंबनीय महत्व के विषय उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सत्र को अवसान या सत्र को समाप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है, कौन अधिकारी है? तो लोकसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, और आर्टिकल 85(2) के तहत, आर्टिकल 85(2) के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सत्रावसान को कर सकता है, उसका सत्र समाप्त कर सकता है। जबकि लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान या विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि उसका स्थगन, लोकसभा का स्थगन कौन करेगा? तो उसका आंसर क्या होगा? अध्यक्ष। स्थगन कौन कर सकता है? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति कर सकता है। गलत नहीं करना है इसमें, लोकसभा अध्यक्ष को ही विशेष पावर होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, इसकी व्याख्या भी लोकसभा स्पीकर करता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में है, इसको भी मैंने पहले बताया है, दिमाग पर ये भी रखना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। आप इनको बस कंठस्थ करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और विशेष रूप से आपको जानना है कि 15 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन जब इसका डिस्कशन करते हैं तो हम लगभग 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नोट्स इनका तो बनाइए, साथ साथ में जो डिस्कशन में क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उनका नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि इसका तो आपको PDF मिल भी जाता है, बट जो डिस्कशन में पॉइंट निकलते हैं वो पॉइंट दोबारा नहीं मिल सकते, इसलिए उनको नोट करते चलिए, उनको याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साइंस का। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? जो फायर को रोकने वाले, आग को रोकने वाले क्लॉथ्स बनते हैं, उसमें किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर है एल्युमिनियम सल्फेट। किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट। गलत नहीं करना। अगला क्वेश्चन फिर से हम साइंस का है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? जो फ्रूट्स होते हैं उनमें स्वीट होने का कारण क्या होता है, मीठे होने का कारण क्या होता है, आपको बताना है। क्या हो सकता है? माल्टोज होगा, या लैक्टोज होगा, या राइबोज होगा, या फ्रक्टोज होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। फल की शर्करा होती, फल में मीठे होने का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है फ्रक्टोज। चलिए अब एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कि इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है, आप जानते हैं 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है? तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि एवं संबंध गतिविधियां, मत्स्यिकी, वानिकी, खनन और उत्खनन, एग्रीकल्चर से रिलेटिव एक्टिविटीज़, फिशरीज, फॉरेस्ट्री आदि सब किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्री आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग निर्माण आता है, और तृतीयक क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर होता है उसमें सर्विस सेक्टर आता है। क्या आता है? सेवा सेक्टर आता है। और भारत में आज सबसे बड़ा योगदान अगर किस क्षेत्र का है? जो तृतीयक क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद थर्ड कृषि, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान सबसे कम। हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या सातवें? तो आपको ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश, यूपी दोनों में आया हुआ है। किस दशक में था? 7वें, 7 डिकेड में, 7वें दशक में 1966 to 67 में प्रारंभ किया गया था। 1966-67 में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रारंभ हुई थी 7वें दशक में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग छड़ा कर देते हैं, 7वां दशक था ये, 1966 to 67। और ग्रीन रिवोल्यूशन
का सबसे ज़्यादा फायदा यूपी में भी पश्चिमी यूपी को, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। विश्व में इसके जनक कौन थे? नॉर्मल बोरलाग, जिनका जन्म अमेरिका में और कर्मभूमि मैक्सिको में रही। सर्वाधिक फायदा ग्रीन रिवोल्यूशन किसका हुआ? गेहूं को हुआ। और हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर, पंतनगर जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर भी रिपीट हो रहा है, रटना है आपको। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का है। ब्रिटिश पत्रकार SW नेविसन किस आंदोलन से जुड़े थे? क्वेश्चन बैक ईयर आया हुआ है कि जो इंग्लिश आपके जर्नलिस्ट थे WH नेविसन, उनका संबंध किस मूवमेंट से था? तो उनका संबंध स्वदेशी आंदोलन से था, स्वदेशी मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में, 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस दिन उसका विरोध करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल में राखी दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाने की घोषणा की थी और मनाया गया था। और WH नेविसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी जो सूचना थी उसको द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में संपादित किया। एक और फैक्ट याद रखिए कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट को किस बुक में संपादित किया? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक बुक में संपादित किया था। अगला क्वेश्चन, सूफी संत महबूबे इलाही किसे कहते हैं? किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। बाबा फरीद के ये शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। और निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध भी कहा जाता है, योगी सिद्ध, क्योंकि ये चिल्लाए माकूस, जो 40 दिनों तक कठिन साधना, उसको भी करते थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये भी क्वेश्चन आता कि किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो उसका आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। और ऐसा माना जाता है कि जो प्रसिद्ध उक्ति है ना, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वो किसने कही थी? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने इनको दिल्ली खाली करने का आदेश दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली खाली करने का आदेश दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया कहा था कि शेख औलिया जी ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, की हजूर अभी दिल्ली दूर है। और वास्तव में ऐसा माना जाता है कि वो दिल्ली पहुंचने से पहले अफगानपुर के पास उनकी डेथ हो गई थी। और अमीर खुसरो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। अमीर खुसरो किनके? शेख निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो ने भी 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कभी कभी ऑप्शन में 7 भी होता, तो भी आप करेंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए अमीर खुसरो ने कितने शासकों का शासनकाल देखा, तो भी आप करेंगे 8। निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, जिनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है, हिंदवी तोता कहते थे अपने आप को। अमीर खुसरो ने किराउस सादेन जैसी, आस्की जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन इनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की डेथ हुई, उसके अगले दिन ही इन्होंने अपने गुरु की याद में अपने प्राण त्याग दिए। आपने प्रसिद्ध अमीर खुसरो की वो सूक्ति सुनी होगी, गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। और इस तरह अमीर खुसरो भी इन्हीं के साथ अगले दिन परलोक सिधार गए थे। चलिए अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। संसद में क्या क्या शामिल होता है, पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इतनी बार आया है इसीलिए कराना जरूरी है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। और पार्लियामेंट का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में संसद, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होती है। पार्लियामेंट का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जुटे रहिए, लगे रहिए अपने मन से, निश्चित आपकी सफलता पूर्ण होगी और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।